यूपी के डीएसपी मर्डर केस में राजा भैया को मिल सकती है राहत। सीबीआई आज दाखिल कर सकती है क्लोजर रिपोर्ट। आईएएस दुर्गा ने नहीं गिरवाई थी धार्मिक स्थल की दीवार। सूत्रों के मुताबिक डीएम ने यूपी सरकार को सौंपी रिपोर्ट। गांव वालों ने गिराई थी दीवार। दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस नेताओं की बैठक। मोदी पहुंचे दिल्ली। 2014 चुनावों की रणनीति पर होगी चर्चा। आडवाणी नहीं होंगे मौजूद। गैंग वॉर की आहट से डरी मुंबई। देर रात शारदा बार में चली गोलियां। विजय पुजारी नाम के बदमाश की मौत। 5 हमलावरों ने मारी गोली। जेएनयू के खूनी खेल में नया खुलासा। पुलिस को मिली आकाश की चिट्ठी। रोशनी पर धोखा देने का आरोप। अस्पताल में भर्ती रोशनी की हालत नाजुक। डॉक्टरों के मुताबिक अगले 48 घंटे बेहद है। दिल्ली पुलिस ने वापस लिया विवादित विज्ञापन। बाल अधिकार संगठनों ने बताया बाल मजदूरी बढ़ाने वाला यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए था विज्ञापन। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी पर बढ़ सकती हैं बीसीसीआई की मुश्किलें। मुंबई की किला कोर्ट ने दिए मैचों में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की जांच के आदेश। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला आज। बुलावायो में जीत का चौका लगाने उतरेगी टीम इंडिया। 2 महीने में 5वीं बार बढ़े पेट्रोल के दाम। आधी रात से 70 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। डीजल में भी 50 पैसे का इजाफा। अमेरिकी स्की जंपर यूवेस रॉसी का हैरतअंगेज कारनामा। कार्बन प्लेट्स के सहारे जेट प्लेन के साथ भरी उड़ान। 305 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया। मैं हूं अदिति त्यागी और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रतापगढ़ में डीएसपी हत्याकांड में राजा भैया को क्लीन चिट मिल सकती है। आज सीबीआई केस में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है, जिसमें राजा भैया के नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी वो दाखिल करेगी। तो एक बड़ी राहत की खबर आज आ सकती है राजा भैया के लिए। आपको याद होगा 2 मार्च को कुंडा के डीएसपी जियाउल हक की हत्या कर दी गई थी और जो जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद थी, उन्होंने आरोप लगाया था कि तब की यूपी सरकार में मंत्री राजा भैया जो हैं वो इस साजिश के पीछे हैं। उन्होंने उनके पति को मारने की साजिश रची थी। इसी के तहत राजा भैया की कुर्सी चली गई थी। 4 मार्च को उन्हें रिजाइन करना पड़ा था। उसके बाद सीबीआई की जांच का वो हिस्सा रहे थे। हालांकि जब सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की थी पहली स्पेशल कोर्ट में, तब भी राजा भैया का नाम नहीं था। उनके पॉलीग्राफ टेस्ट की बात कही गई थी। जी मीडिया संवाददाता नीरज ठाकुर जुड़ रहे हैं। नीरज, कह सकते हैं कि ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट होना था वो भी शायद उनका नेगेटिव है। कुल मिलाकर एक बड़ी राहत राजा भैया को सीबीआई की तरफ से मिल सकती है। जी बिल्कुल, एक तरह से सीबीआई ने साफ कर दिया है कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है जो ये इशारा करता हो या ये साबित करता हो कि जो जियाउल हक के मर्डर केस में उनका हाथ है। लिहाजा जो इस केस में जो सेकंड सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होगी उसमें उनका नाम नहीं होगा। एक तरह से उनको क्लीन चिट और उनके खिलाफ जो जांच है उसको बंद करने का ऐलान सीबीआई कर सकती है। शुक्रिया नीरज। तो राहत मिल सकती है राजा भैया को, जिनको कुर्सी अपनी गंवानी पड़ी थी। डीएसपी जियाउल हक के मर्डर के आरोप की हत्या का आरोप उन पर लगा था। डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद थी, उन्होंने ये आरोप लगाया था। सीबीआई आज क्लोजर रिपोर्ट दे सकती है, जिसमें राजा भैया को खाद्य आपूर्ति मंत्री थे यूपी सरकार में, रिजाइन करना पड़ा था इतने संगीन आरोपों के बाद। सीबीआई ने हालांकि अपनी पहली चार्जशीट में भी उनका नाम नहीं रखा था। उनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया था, वो भी कहीं ना कहीं लग रहा है नेगेटिव आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यूपी की, जहां सस्पेंड हुई आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल मामले में एक नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक डीएम ने जो राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी है उसके मुताबिक तत्कालीन एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने दीवार तोड़ने के आदेश नहीं दिए थे, बल्कि दीवार तोड़ी थी गांव वालों ने। जबकि कल यूपी सरकार के मंत्री शिवपाल यादव ने कहा था कि दीवार गिराने की वजह से ग्रेटर नोएडा में हिंसा हो सकती थी। तो यूपी में ग्रेटर नोएडा की आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति के निलंबन को लेकर जो सियासत है वो भी गर्मा रही है। खुद समाजवादी पार्टी में इसे लेकर 2 सुर सुनाई दे रहे हैं। मायावती ने लोहा गर्म देखकर राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है।
खनन माफिया के खिलाफ अभियान चलाने वाली दुर्गा शक्ति नागपाल का सस्पेंशन इस कदर गले की फांस बन जाएगा, इसका गुमान शायद अखिलेश सरकार को सपने में भी नहीं रहा होगा। विपक्ष तो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अब तो खुद सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी इस मसले पर दो फाड़ नजर आ रही है। पार्टी के महासचिव राम गोपाल को इस फैसले में कमियां नजर आई तो कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने फैसले का बचाव करने में पूरी ताकत झोंक दी। किसी भी कीमत पर जो वहाँ पर दंगा कराना चाह रहे थे, सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहे थे, उसे किसी भी कीमत पर हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अब सुनिए 3 दिन पहले इन्हीं के भाई और पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने कैसे सरकार को नसीहत दी थी। IAS अफसर के निलंबन के लिए प्रॉपर नोटिस दिया जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए और प्रिलिमिनरी जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। पूरे मसले पर बयानों की बहती गंगा में मंत्री आजम खान भी कूद पड़े। माफियाओं द्वारा लूट खसोट के सवाल पर उनके बोल एक नया विवाद खड़ा कर गए। भाई कुदरत के माल पे तो सबका हक है। आप तो बहुत दिल छोटा किए ले रहे हो। ये तो कुदरत का तोहफा है। राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। अखिलेश सरकार की फजीहत होते देख मायावती ने फिर से हमला बोला। राष्ट्रपति शासन के सिवा कोई चारा नहीं। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के चलते हुए यहाँ कानून का राज नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं अन्य अराजक व आपराधिक तत्वों का ही राज चल रहा है। तो सवाल ये है कि जब जिसने सस्पेंशन ऑर्डर पर साइन किए थे दुर्गा शक्ति के, उन्होंने जांच क्यों नहीं कराई थी? क्योंकि डीएम की रिपोर्ट तो ये कह रही है कि जिस गुनाह की सजा उन्हें दी गई है वो गुनाह दुर्गा शक्ति नागपाल ने किया ही नहीं है। चलिए बात करेंगे जेएनयू में कल छात्रा पर हुए जानलेवा हमले और सुसाइड केस की, जिसमें पुलिस को हमलावर आकाश का सुसाइड नोट मिल गया है। सुसाइड नोट में आकाश ने पूरी वारदात के लिए रोशनी को जिम्मेदार ठहराया है। उधर रोशनी की हालत नाजुक बनी हुई है। कल जेएनयू में स्कूल ऑफ लैंग्वेज के नंबर 203 में कमरा नंबर था ये। सुबह 11 बजे आकाश कुल्हाड़ी, चाकू और पिस्तौल लेकर घुसा। उसने रोशनी से बातचीत की जिसमें उनके बीच बहस होने लगी। उसने हवा में फायरिंग कर दूसरे छात्रों को पहले डराया और फिर रोशनी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। रोशनी पर वार करने के बाद आकाश ने जहर खा लिया और अपनी गर्दन भी काटने की कोशिश की। बाद में आकाश की मौत हो गई, जबकि रोशनी की जो हालत है वो बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो चलिए आपको वो सुसाइड नोट दिखाते हैं जो पुलिस को मिला है, जिसमें आकाश ने लिखा है कि जिस दिन हम दोनों ने एडमिशन लिया था हम दोनों दोस्त बन गए थे। मैंने उसके लिए सब कुछ किया, पर मुझे लगता है कि उसने मेरा इस्तेमाल किया। वो मेरा मजाक उड़ाती थी। हम दोनों के बीच काफी कुछ था। हम गहरे दोस्त थे। हम दोनों के बीच अहम की लड़ाई होने लगी और उसने इस बात को अनदेखा कर दिया। हम दोनों एक दूसरे को 2 सालों से जानते हैं। मेरी क्या गलती है? उसका फैसला सही नहीं था और इसलिए मैं एक बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं। को लेकर चलते हैं मुंबई, जहां देर रात गैंग वॉर में विजय पुजारी उर्फ बट्टा नाम के एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक शख्स जख्मी बताया गया है। राहुल शर्मा नाम के एक शख्स पर हत्या का आरोप है। वारदात के बाद से आरोपी जो है वो फरार है। गैंग वॉर की ये वारदात शारदा बार में हुई है। मुंबई के खार का गोलीबार इलाका और यहाँ का शारदा बियर बार, जहाँ बीती रात 11:40 पर विजय पुजारी नाम का शख्स अपने कुछ साथियों के साथ शराब पी रहा था। तभी वहाँ अचानक राहुल शर्मा और उसके साथी पंडित ने विजय पुजारी पर हमला कर दिया। शुरुआत में हाथापाई हुई, फिर राहुल ने विजय पुजारी पर फायर किया और विजय वहीं ढेर हो गया और उन्होंने विजय पुजारी पे फायरिंग किया और उसके दोस्त को चॉपर से वार किया। सर क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी, किस वजह से फायरिंग हुई, क्या पता चला? पुरानी दुश्मनी है उनके आपस की। इसी बीच राहुल के साथियों ने विजय के साथियों पर भी फायरिंग की, चॉपर से हमला किया, लेकिन वो बच गए। विजय को तुरंत पास के वीएन देसाई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक विजय पुजारी और राहुल शर्मा के बीच साल भर पहले भी विवाद हुआ था, जिसके चलते राहुल और उसके साथी विजय पर हमले की फिराक में थे। शर्मा, पंडित और 5 लोग, उन्होंने उसके ऊपर हमला किया, चॉपर से इंजरीज किया
और उसका अभी डेथ हुआ है। ये जो है अजय पुजारी उस बट्टा, उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है और जो मारने वाले उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हमारे पास नाम है। तो मिलने के बाद वजह क्या है एग्जैक्टली वो मालूम है। हमला करने के बाद राहुल फरार है। हत्या की असली वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। उनाइजा, जी मीडिया, मुंबई। तो राहुल शर्मा को तलाश रही है और साथ ही जो पुजारी हैं उनके दोस्तों से, जो उनके साथी थे उस समय, उनसे पूछताछ चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मोदी पर यशवंत सिन्हा का यू-टर्न। अब बात करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनको लेकर अब तक अलग तेवर दिखाने वाले बीजेपी नेता यशवंत अब उनके हक में बोलने लगे हैं। यशवंत ने कहा कि नरेंद्र मोदी ही होंगे अगले प्रधानमंत्री। तो यशवंत सिन्हा के जो सुर हैं, जो बोल हैं, वो बदल गए हैं और अब यशवंत सिन्हा ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। यशवंत सिन्हा का साफ तौर पर नरेंद्र मोदी पर ये यू टर्न माना जा रहा है। आज मैं आपके सामने डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इस देश के अगले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो नरेंद्र मोदी को अगला पीएम बता रहे हैं यशवंत सिन्हा। ये वही यशवंत सिन्हा हैं जिन्होंने जब मोदी ने बुर्का स्टेटमेंट दिया था तो मोदी को नसीहत दी थी कि वो इस तरह की बातें ना करें, वो इकोनॉमी पे कंसंट्रेट करें और कांग्रेस की खामियों पर ध्यान दें, ना कि कम्युनल सेक्युलर डिवाइड के बारे में बात करें। अब वही नरेंद्र मोदी यशवंत सिन्हा के मुताबिक अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारत के देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, ये यशवंत सिन्हा कह रहे हैं। गौरतलब है कि आज दिल्ली में आरएसएस और बीजेपी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो बैठक करने जा रही है और उससे पहले यशवंत सिन्हा का ये कहना कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, ये कहीं इशारा तो नहीं कि जल्द ही मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। इस बीच दिल्ली में आरएसएस और बीजेपी के बीच बैठक शुरू हो गई है। बैठक में नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली भी शामिल हुए हैं। इस बैठक में आडवाणी मौजूद नहीं है। आडवाणी का आज तमिलनाडु जाने का कार्यक्रम है, जहां पर एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई थी, तो आडवाणी तमिलनाडु जाना था। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि आडवाणी बीजेपी और आरएसएस की जो बैठक चल रही है इसमें शिरकत नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, साथ ही हैं राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली भी। आरएसएस की तरफ से भैयाजी जोशी और जो टॉप ब्रास है वो वहां पर मौजूद है। 2014 के चुनावों के मद्देनजर अहम मानी जा रही है ये मीटिंग और खबरें ऐसी भी कि राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी के नाम पर आरएसएस की सहमति ले सकते हैं। हालांकि इसका ऐलान सितंबर में जाकर किया जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। चेन्नई एक्सप्रेस, शाहरुख खान की फिल्म, इसकी रिलीज पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने धमकी दी है और सिंगल थिएटर में नहीं दिखाई जाए। फिल्म मराठी फिल्म दुनियादारी को स्क्रीन नहीं मिली, तो इसलिए चेन्नई एक्सप्रेस का विरोध कर रहे हैं एमएनएस। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस सिंगल थिएटर में उन्होंने कहा कि चेन्नई एक्सप्रेस को चलने नहीं देंगे। इसलिए नहीं चलने देंगे क्योंकि मराठी फिल्म दुनियादारी जो है उसकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाएगी, इसीलिए चेन्नई एक्सप्रेस का विरोध कर रही है एमएनएस। शोभा डे ने अपनी ट्वीट में कहा था कि मुंबई को भी एक अलग राज्य का दर्जा दे जाना चाहिए। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने ये व्यंग किया है, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर हर पक्ष विरोध कर रहा है, एमएनएस खुद विरोध कर रहा है और यहाँ तक कह दिया गया है कि जो चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म है ये जो है थिएटर्स में नहीं लग पाएगी। हमारे साथ है अमेय खोपकर जी, उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या वजह है इस विरोध की? मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना ये डिवोर्स लेने की कोई बड़ी ये नहीं है।
और मुझे ऐसे लगता है कि 105 हुतात्मे की ये उन्होंने आलोचना की है, उनका अपमान किया है। उन्होंने उन बलिदान के लोगों का उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, महाराष्ट्र के तमाम लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए और इसका हम निषेध करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से चेन्नई एक्सप्रेस मूवी को नहीं लगने दिया जाएगा थिएटर्स में, उनको उतारा जा रहा है, उनके बैनर्स फाड़े जा रहे हैं, ये किस तरह का विरोध है? 8 तारीख को चेन्नई एक्सप्रेस ये फिल्म रिलीज हो रही है। हमें उस फिल्म का कोई विरोध नहीं है, ना चेन्नई एक्सप्रेस हमें कुछ विरोध है। पर चेन्नई जो यूटीवी है, इन्होंने जो जितने सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं उनको कहा है कि एक भी मराठी फिल्म लगनी नहीं चाहिए। सारे जो स्क्रीन है वो चेन्नई एक्सप्रेस को दिए जाएंगे। मतलब जो 12 से 3 हो, 3 से 6 हो, 6 से 9 हो, 9 से 12 हो, सारे शोज चेन्नई एक्सप्रेस देने चाहिए। अगर ऐसे ही हुआ तो 8 तारीख से चेन्नई एक्सप्रेस का एक भी शो हम महाराष्ट्र के किसी भी थिएटर में लगने देंगे नहीं, चाहे वो सिंगल स्क्रीन हो, चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो। इसका विरोध हम मनस स्टाइल से करेंगे। कहीं ना कहीं विवाद को हवा जरूर मिली है, भले वो शोभा डे के ट्वीट से हो या जिस तरह अमेय जी ने बताया कि मराठी फिल्मों को उतारकर चेन्नई एक्सप्रेस किसी भी थिएटर्स में नहीं लगेगी। ये सारा जो मामला एक बार कहीं ना कहीं सियासत इससे जाहिर तौर पर गर्मा गई है। कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। तो एमएनएस कह रही है चेन्नई एक्सप्रेस को नहीं लगने देंगे सिंगल थिएटर, जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं वहां पर, क्योंकि मराठी फिल्मों की स्क्रीनिंग वहां पर यूटीवी ने रोक दी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की खबरें फटाफट अंदाज में, बॉलीवुड अब तक में। लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज। और चलिए बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरों के लिए अब आपको दिखाते हैं बॉलीवुड अब तक। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव को रिसेंटली मुंबई के एक कॉलेज में स्पॉट किया गया, जहां वो एंटी स्मोकिंग कैंपेन को सपोर्ट करती दिखी। साथ ही अमृता ने यहां उनकी अपकमिंग फिल्म सत्याग्रह का भी प्रमोशन किया। टेक अ लुक। नरगिस फाखरी ने हाल ही में किया एक लाइफस्टाइल मैगजीन के लिए फोटोशूट। आइए देखते हैं इन पिक्चर्स की एक झलक। बच्चन, AR रहमान, लता मंगेशकर, अजय देवगन, काजोल और कई सेलेब्स ने एक टीवी चैनल के साथ हाथ मिला लिया है टू रेज फंड फॉर द विक्टिम्स ऑफ द उत्तराखंड कैलामिटी। ये सारे सेलेब्स एक 7-hour मैराथन फंड रेजर इवेंट में लाइव परफॉर्म करेंगे, जिसे 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सलमान खान स्टारर किक के लिए इस फिल्म की एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को अपना वेट पुट ऑन करने के लिए कहा गया। इसीलिए जैकी ने अपना 7 किलो वजन बढ़ा लिया है एंड शी हैज कंप्लीटली स्टॉप्ड वर्किंग आउट। मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? बॉयफ्रेंड बनोगे? मॉडल वानी कपूर बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रही हैं यशराज की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस के साथ, और खबर मिली है कि इस फिल्म के एक्टर सुशांत सिंह वानी को मीडिया से इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इन एन इवेंट स्पेशली प्लान्ड फॉर हर। खबरों की माने तो रणदीप हुड्डा, who broke up with girlfriend Neetu Chandra a few months back, has been dating his Murder 3 co-star Aditi Rao Hydari। जहां रणदीप ने एक तरफ इस बात को झुठलाया है, वहीं Aditi has not commented on this issue। सुनने में आया है कि ऋचा चड्ढा अनिल कपूर की टेलीविजन शो 24 में फीचर करेंगी। Likely be playing an aspiring actress in this thriller, which also has actors like Anupam Kher, Rahul Khanna, Jiska Chopra, and Mandira Bedi. Actor Siddhant Kapoor met with an accident in his own bedroom last weekend, जब हवा के झोंके ने उनके सर के पास रखे हुए स्पीकर को उनके सर पर गिरा दिया। Siddhant had to be rushed to the hospital in the middle of the night. इस एक्सीडेंट के बारे में सिद्धांत कहते हैं, It was funny but quite painful. I'm fine now. सुनने में आ रहा है कि विधु विनोद चोपड़ा की डेब्यू हॉलीवुड फिल्म ब्रोकन हॉर्सेस उन्हीं की 1989 की गैंगस्टर फिल्म परिंदा की अडेप्टेशन है, लेकिन इस बात को चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस के ऑफिशियल्स ने डिनाई किया है। चोपड़ा हैज जस्ट रैप्ड अप हिज हॉलीवुड फिल्म स्टारिंग विंसेंट डिओनोफ्रियो। डायरेक्टर जेपी दत्ता अभी तक उनकी फिल्म बॉर्डर के सीक्वल की कास्ट फाइनलाइज कर रहे हैं, और उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हुई टू एक्वायर परमिशन टू शूट इन स्पेसिफिक रियल लोकेशंस इन एंड अराउंड दिल्ली, व्हिच टुक हिम 2 years। दत्ता ने इस सीक्वल के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च भी की है।
इंग्लिश डेली की माने तो डायरेक्टर फरहा खान ने शाहरुख खान स्टारर हैप्पी न्यू ईयर के लिए दीपिका पादुकोण को उनके ऑपोजिट फाइनलाइज कर लिया है और इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट बहुत जल्द की जाएगी। एक लंबी मैटरनिटी ब्रेक लेने के बाद लारा दत्ता अब कैमरा फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। खबर मिली है कि लारा उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म चलो चाइना से अपना कमबैक करेंगी, जो कि उनकी 2011 की फिल्म चलो दिल्ली का सीक्वल है। इस फिल्म में भी लारा विनय पाठक के साथ नजर आएंगी। अनिल कपूर ने उनके अमेरिकन टीवी शो 24 के इंडियन वर्जन में वेटरन एक्ट्रेस शबाना आजमी को रोप इन कर लिया है। शबाना जी विल बी सीन प्लेइंग द रोल ऑफ एन एंटी टेररिज्म यूनिट ऑफिसर। फिल्म मेकर करण जौहर ने कुछ वक्त पहले तमिल सुपरहिट फिल्म वेट्टाई देखी और वो इस फिल्म को देखकर इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अब इसकी हिंदी रीमेक को एक प्रोडक्शन हाउस के